एडाप्टेशन, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन, पारिस्थितिक अनुकूलन। पारिस्थितिक अनुकूलन में जानकारी प्राप्त करेंगे कि पारिस्थितिक अनुकूलन क्या है। कोई भी जीव जहां भी रहता है, चाहे वो जल में रह रहा हो, मरुस्थल में रह रहा हो, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा हो, स्थलीय क्षेत्र में रह रहा हो, घास के मैदान में रह रहा हो या जंगल का क्षेत्र हो, तो वैसे जगह उन जीवों के लिए पारिस्थितिक कहलाता है। और पारिस्थितिक माध्यम में जीवों को रहने के लिए जो व्यवस्था है, वैसे व्यवस्था को पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन को इस प्रकार परिभाषित करेंगे। किस प्रकार? जो यहां पर वर्णित है कि कैसे पारिस्थितिक अनुकूलन को परिभाषित करेंगे। तो अनुकूलन जीवों में एक विशेष गुण होती है जिसमें जीव अपने रचनाओं के आधार पर पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो वैसे गुण को अनुकूलन कहते हैं और जिस वातावरण में वे जीव अनुकूलित होते हैं उसे पारिस्थितिक अनुकूलन कहते हैं। आइए इसको समझते हैं हम लोग उदाहरण से कि आखिर पारिस्थितिक अनुकूलन में किस तरह का उदाहरण पेश करें ताकि पारिस्थितिक अनुकूलन को भली भांति वह स्पष्ट कर सके। तो पारिस्थितिक अनुकूलन में हम सबसे पहले दो जीवों का नाम यहां लेना चाहेंगे। यह आपका रहा परिभाषा। और पारिस्थितिक अनुकूलन में हम उन दो जीवों का नाम लेंगे जो जीव आपके आसपास में पाए जाते हैं और वो पता है आप जिनसे आप पोषक तत्व के रूप में उनसे दूध की प्राप्ति करते हैं, तो वे जीव आपके लिए पर्याप्त रूप से जानकारी होगी, वो गाय होंगे। तो गाय और दूसरा जानवर को मैं नाम लूंगा जिसका नाम होगा ऊंट, कैमेल। तो ऊंट और गाय को तुलना किया जाए, तो ऊंट और गाय को तुलना किया जाए तो वो दो जीवों, ये दोनों जीव पारिस्थितिक अनुकूलन को दर्शाएंगे। दोनों एक दूसरे से रचना में अलग हैं और अलग होने के नाते ये दोनों जीव एक ही वातावरण में रहते हैं, किंतु ज्यादा अनुकूलित दोनों अलग अलग वातावरण में होते हैं, अलग अलग पर्यावरण में होते हैं, अलग अलग स्थानों पर होते हैं। जैसे बात करेंगे रेगिस्तान का, तो रेगिस्तान की जब बात करेंगे तो एक रेगिस्तान में देखा जाए तो रेगिस्तान में ऊंट गाय के अपेक्षा, ऊंट जो है वो गाय के अपेक्षा ज्यादा अनुकूलित है। तो ऊंट गाय के अपेक्षा ज्यादा अनुकूलित है। अब देखिए, तो रेगिस्तान में ऊंट गाय के अपेक्षा ज्यादा अनुकूलित है रहने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊंट में पता है ऊंट का जो पीठ होता है ना, पीठ सतह, तो ऊंट का पीठ वाला जो सतह है वहां पर वसा जमा रहता है। क्या जमा रहता है? फैट्स। क्या जमा रहता है? फैट्स। और वो फैट्स वाला जो जगह होता है, फैट्स को जो रख रखाव के लिए ऊंट के सतह पर जो जगह होती है ना, उस जगह को हम्प कहते हैं। हम्प, तो उसका नाम है हम्प। हम्प माने कुबड़। देखे होंगे ऊंट का पीठ पर निकला हुआ ऊपर की ओर हिस्सा होती है, तो पीठ पर ऊपर की ओर निकला हुआ हिस्सा को हम्प कहते हैं, जिसमें वसा जमा रहता है। क्यों वसा जमा रहता है? क्योंकि जब उन्हें जल की अभाव होती है ना, तो यही वसा से वो काम चला पाता है ऊंट। जबकि गाय में ऐसी अनुकूलन नहीं आपको दिखेगा, गाय में ऐसी अनुकूलन नहीं पाई जाती है। तो ऊंट में कुबड़ होता है जिसमें वसा जमा रहता है और उसी वसा से ऊंट काम चलाता है। कब तक? जब तक उसे पानी नहीं मिल जाता है। पानी रहता है फिर भी कम खपत कर पाता है, क्योंकि पानी का किल्लत होती है रेगिस्तान में। और एक ऐसे ऊंट एक बार जब जलाशयों के पास जाए तो 50 लीटर याद रखिएगा, 50 लीटर जल को ऊंट एक बार में पी लेता है। और ऊंट के पास इस प्रकार जल को रख रखाव के लिए जगह भी बने होते हैं, तो एक बार में 50 लीटर जल पी लेता है, जिससे कई दिनों तक ऊंट को फिर पानी
पीने की आवश्यकता नहीं होती है और रेगिस्तान में आराम से ऊंट गाय की अपेक्षा रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। साथ ही साथ ये ऊंट का बहुत बड़ा विशेषता है रेगिस्तान में। पता है ऊंट का जो दूध होता है ना, वो ऊंट का दूध जो है वो 13 दिन तक आप न भी गर्म करिएगा ना, 13 दिन तक की मैं बात कर रहा हूँ, 13 दिन तक ऊंट के दूध को गर्म न किया जाए फिर भी इनकी दूध खराब होने वाला नहीं होता है। जबकि हम लोग गाय भैंस का जो दूध है आप 2-4 घंटे नहीं गर्म करिएगा ना तो खराब हो जाता है। आखिर ऐसा ऊंट के दूध में क्या है? तो दूध जो ऊंट का होता है उसमें वसा की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण वह 13 दिन तक बिना गर्म किए सुरक्षित रह जाता है। ये सब विशेषता में याद रखिएगा। ऊंट ऐसे जानवर है जिसमें कुबड़ भी है, उनमें वसा भी रहता है, 50 लीटर पानी को भी एक बार में पी लेता है। साथ ही साथ ऊंट का दूध 13 दिन तक खराब नहीं हो पाता है और ऊंट गाय की अपेक्षा मरुस्थल में रहने के लिए ज्यादा अनुकूलित है। अब तो लग रहा होगा कि जानवरों में तो हम अनुकूलन समझ गए, पौधे भी कुछ होंगे जिनका अनुकूलन मरुस्थल में यहाँ की अपेक्षा ज़्यादा होगा। तो हाँ, आपने सही सोचा कि मरुस्थल में बिल्कुल पौधे भी जंतुओं की तरह रहते हैं, क्योंकि आपका दिमाग लगाना या उचित था, क्योंकि आपने दिमाग लगाया कि अक्सर जानवर ही ऐसे अनुकूलित होंगे या पौधे भी। तो आप याद रखिए पौधे भी मरुस्थल में रहने के लिए ज़्यादा अनुकूलित होते हैं। किसके अपेक्षा? हमारे यहाँ का जंगली क्षेत्र का जलीय वातावरण के अपेक्षा मरुस्थल में पौधे भी रहने के लिए ज़्यादा अनुकूलित है। और वैसे पौधे को पता है क्या नाम है? गुलाब और नागफनी। क्या नाम? गुलाब और नागफनी। एक गुलाब का मैं नाम ले रहा हूँ और एक नागफनी का नाम ले रहा हूं। अब ये दोनों पौधे का नाम मैंने लिया तो गुलाब के अपेक्षा नागफनी मरुस्थल में रहने के लिए ज्यादा अनुकूलित होते हैं। क्यों? अब ज्यादा रहने के लिए अनुकूलित इसलिए होते हैं नागफनी क्योंकि इनकी जड़ मोटी होती है, लंबी होती है और मिट्टी में अधिक गहराई तक जा करके जल खनिज लवण को प्राप्त कर लेती है। पहला विशेषता है कि इनकी जो जड़ है ना, वो जल खनिज लवण को आराम से जा करके मिट्टी के अंदर से प्राप्त कर लेता है, जो नागफनी का जड़ होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि नागफनी का जो तन्ना होता है और इसकी जो पत्तियां होती है मोटी और मांसल होती है, और साथ साथ इनकी पत्तियां और तनों पर महीन महीन रोमकूप पाया जाता है। रोए की जैसी रचना, शरीर पर जैसे बाल हेयर होता है ना, उसी तरह से नागफनी की पत्तियों और तनों पर मूलरोम पाया जाता है और मूलरोम पाए जाने के कारण बाष्पोत्सर्जन से जल की क्षति कम हो पाता है और जल की क्षति जब कम हो पाता है तो वहां पर रहने के लिए इसे कुछ भी असावधानियां उत्पन्न नहीं होती है। आराम से नागफनी मरुस्थल में रह लेता है। कितना अच्छी बात है। नागफनी और गुलाब की बात कर रहा हूं तो गुलाब और नागफनी इस प्रकृति में आया है, पर्यावरण में आया है। और नागफनी की विशेषता नंबर 1 मैंने बताया कि इनकी जड़ें मोटी और लंबी होती है जो गहराइयों तक आराम से चला जाता है। दूसरा विशेषता बताया कि इसकी तना एवं पत्ता पर मूलरोम पाया जाता है जो बाष्पोत्सर्जन से जल की क्षति कम कर पाता है। या तो नागफनी में ऐसी विशेषता होती है। तो पौधे और जंतु दोनों रहने के लिए अनुकूलित है और वो भी कहाँ? मरुस्थल में। इस आधार पर जीवों में रचना के आधार पर पौधे को जब आप देखिएगा, सिर्फ पौधे की जब बात करते हैं तो पौधों को यानी 4 तरह से हम लोग अध्ययन कर पाते हैं। 4 प्रकार से पौधे को जानते हैं। मरुस्थल में रहने वाले पौधे ही नहीं, मात्र हम अनुकूलन के आधार पर कह रहा हूं। तो अनुकूलन के आधार पर पौधे को पूरे 4 प्रकार से जान पाते हैं। आइए हम यहाँ पर उनका वर्णन करते हैं, वो कौन कौन है उस पर विचार कर लेंगे और थोड़ा सा यानी जानकारी होगी तो आप इसको बार बार रिमूव करके देखते रहिएगा। और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहले से बने हुए हैं आप लोग, तो चैनल को आप आगे बढ़ाने के लिए मदद कीजिए और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं पौधे की ओर। जो पौधे का अनुकूलन मिलता है और अनुकूलन के आधार पर पौधे होते हैं पूरे 4 प्रकार का। नंबर 1 पर यहाँ पर बात करेंगे कि नंबर 1 वह कौन सी पौधा है। तो नंबर 1 पौधा है हाइड्रोफाइटस। हाइड्रोफाइटस, हाइड्रोफाइटस नंबर 1। नंबर 2 जिसका नाम है जीरोफाइटस। जीरोफाइटस अनुकूलन के आधार पर ये बता रहा हूं। नंबर 3 मेसोफाइटस।
मेसोफाइटस। और नंबर 4 यानी नंबर 4 जो होता है हेलोफाइटस होता है, हेलोफाइटस। हिंदी भी बताऊंगा क्योंकि जो हिंदी वर्ग के बच्चे होंगे उनको हिंदी जानने के लिए उत्सुकता होगी। और इसमें अब जो हाइड्रोफाइटस है इसको कहते हैं जलोदभिद। क्या कहते हैं? जलोदभिद। इसका नाम है जलोदभिद। तो जलोदभिद हो गया और यह स्पेस नहीं है इसलिए आप सुनकर याद रखिए कि यहाँ पर है हाइड्रोफाइटस, जलोदभिद, जीरोफाइटस, मरुदभिद, मेसोफाइटस, समोदभिद और हेलोफाइटस लवणोदभिद। लवणोदभिद लवण वाला, लवण नमक वाला। तो आइए हम पहले बात करेंगे हाइड्रोफाइटस के बारे में। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, पूरे उसकी पूरा हिस्सा तो नहीं लेकिन उसका कुछ भी हिस्सा जल में हो, जल में लगातार बना रहता हो। तो जो जल में पौधे आपको दिखाई देंगे ना, जो जल में रहते हो उसका जड़ या कोई भी हिस्सा जब उसका जल में रहेगा तो जल में जब पौधे का हिस्सा रहेगा तो पौधे का जड़ से लेकर कोई भी हिस्सा पौधे का जल में विकास कर रहा हो, जिस पौधे का विकास जलीय वातावरण में हो रहा हो तो उसका नाम है हाइड्रोफाइटस। क्या नाम है? हाइड्रोफाइटस। हिंदी में क्या कहेंगे? जलोदभिद। जो जलीय वातावरण में उगने वाले पौधे होते हैं। ऐसे तमाम पौधे आप लोग जानते होंगे जो जलीय वातावरण में रह पाते हैं। उसके बाद है जीरोफाइटस। इस जीरोफाइटस का नाम है यहाँ पर मरुदभिद, जो मरुस्थल में उगने वाले सूखे वातावरण में यानी शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे होते हैं। इन्हें ज्यादा नमी की आवश्यकता नहीं होती है, तो सूखा मिट्टी में जो पौधे उग जाते हैं उसे जीरोफाइटस कहते हैं। जीरोफाइटस उन पौधों को कहा गया है जो ज्यादा पानी और नमी की आवश्यकता इनको नहीं होती है। सूखा वातावरण में, शुष्क वातावरण में जो पौधे उग जाते हैं वैसे पौधे को जीरोफाइटस के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से? जीरोफाइटस के नाम से जानते हैं। इसके बाद मेसोफाइटस, समोदभिद। नाम से ही पता चल रहा होगा, समोदभिद। सभी जगह पर उगने वाले पौधे मेसोफाइटस कहलाते हैं, समोदभिद कहलाते हैं। सभी जगह पर मिलने वाले पौधे होते हैं। तो सभी जगह पर जो पौधा उग जाता है उसे मेसोफाइटस कहते हैं और हिंदी में समोदभिद। नाम है समोदभिद और सभी जगह, तो सभी जगह मिलने वाले पौधे का नाम हो गया मेसोफाइटस, समोदभिद। या इसका नाम हो जा रहा है क्या चीज? समोदभिद। अब याद रखिए समोदभिद हो गया, ये हो गया मरुदभिद और इसका नाम हो गया जलोदभिद। अब इसका नाम हो गया जलोदभिद और मरुदभिद, समोदभिद और इसका नाम है लवणोदभिद। लवणोदभिद है, लवणोदभिद। ये देखिए लवणोदभिद हो गया, लवण वाला मिट्टी में। लवण के रूप में क्या क्या चीज चाहिए ऐसे पौधे को? समोदभिद तो सभी जगह, न तो इसको अधिक पानी चाहिए और न तो सूखा चाहिए, न तो सूखा वातावरण में न जलीय वातावरण में, बल्कि दोनों के समान वातावरण में जो सभी जगह मिलने वाले पौधे होंगे उसे समोदभिद कहेंगे। और समोदभिद में जितने पौधे आते हैं सबके सब शामिल है। यहाँ पर लवणोदभिद है। लवणोदभिद में याद रखना होगा कि लवणोदभिद का मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, जैसे इसके लिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड वाले वातावरण में उगता हो। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड के अलावे मैग्नीशियम सल्फेट, याद रखिएगा ये सब काम आएगा। मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट, तो 3 चीज याद रखना है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट। इन वातावरण में उगने वाले जो पौधे होते हैं, ऐसे वातावरण में जो पौधे उगते हैं यानी मिट्टी में, याद रखिए मिट्टी में सोडियम क्लोराइड का अंश हो, मिट्टी में मैग्नीशियम क्लोराइड का अंश हो और मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट का अंश हो। तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का अंश जब मिट्टी में हो और वैसे जगहों पर पौधे उग जाते हैं, तो ऐसे जगहों पर उगने वाले जो पौधे हैं वैसे पौधे को हम लोग लवणोदभिद के नाम से जानते हैं। क्या चीज के नाम से जानते हैं? लवणोदभिद। याद रखिए। तो एक बार फिर से हम डाटा देना चाहेंगे लास्ट में
कि किस तरह से अनुकूलन होती है। तो फिर से एक बार रिवीजन के तौर पर आपको याद होना चाहिए कि रेगिस्तान में ऊंट का अनुकूलन गाय की अपेक्षा ज्यादा होता है, क्योंकि इसके सतह पर वसा एकत्रित रहता है। जिस जगह पर वसा एकत्रित रहता है उसे हम्प कहते हैं, हिंदी में कुवड़ कहते हैं। जलाशयों के पास जब ऊंट को ले जाते हैं तो एक बार में 50 लीटर जल को पी लेता है। इसकी जो दूध होती है 13 दिन तक बिना उबाले खराब नहीं हो पाता है। उसी तरह से एक गुलाब और एक नागफनी का अध्ययन करते हैं तो एक गुलाब का पौधा नागफनी की अपेक्षा ज्यादा अनुकूलित रहता है। कौन? तो गुलाब को नमी वाला वातावरण चाहिए, जबकि नागफनी को नमी वाला वातावरण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नागफनी ऐसे पौधे में से हैं जिनकी जड़ मोटी होती है, मांसल होती है, लंबी होती है और ज्यादा गहराई तक जाकर के जल को आराम से प्राप्त कर लेता है। उसी तरह से पौधे अनुकूलन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें यहाँ पर है हाइड्रोफाइटस जो जलीय वातावरण में रहता है, जीरोफाइटस जो मरुस्थलीय वातावरण में रहता है, और समुद्र भी जो सभी जगह रहता है, और हेलोफाइटस जो इस तरह के तत्वों की उपस्थिति जहां रहती है उस जगह पर रहता है, तो उसका नाम हेलोफाइटस है। लवण वाला मात्रा में यह समुद्र के किनारे जो पानी आ जाती है उसमें लवण का अंश ज्यादा होता है उस मिट्टी में, वहां पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उसे लवणोद्भिद के नाम से जानते हैं। तो यह अनुकूलन के आधार पर पौधे के 4 यानी प्रकार है। लास्ट में आपसे निवेदन करूंगा कि आप जरूर ऐसे टॉपिक को जब भी हमारे द्वारा आप तक भेजा जाए तो देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।